नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। 2022 वो साल जिसमें पूरी दुनिया ने दो देशों के बीच जंग के ऐसे मंजर को देखा जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। यह मंजर लगभग एक साल बीत जाने के बाद भी रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस यूक्रेन की जंग हर रोज बदलते दिन के साथ और विध्वंसक और डरावनी होती जा रही है और अब इस जंग में घी का काम कर रही है वो मदद जिसने रूस को और प्रलयकारी बना दिया है। पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को तो मदद पिछले एक साल से लगातार मिल रही है, लेकिन अब यूक्रेन को वो संजीवनी मिलने वाली है जो इस युद्ध का रुख बदलने का दम रखती है। और ये संजीवनी है वो लड़ाकू विमान जिसे गेम चेंजर माना जाता है। इस मदद के ऐलान को रूस ने एक और जंग का आगाज माना है और अब रूस यूक्रेन के साथ साथ उन मददगार मुल्कों को भी खुली चुनौती दे रहा है जो इस जंग में आए ताजा यू टर्न पर। हमारी रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। करीब एक साल से रूस और यूक्रेन युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। न तो यूक्रेन झुकने के लिए तैयार है और न ही पुतिन के तेवर कम हो रहे हैं। जीत की बाजी अपने नाम करने के लिए दांव पर दांव लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देश अपने विध्वंसक हथियार ज़ेलेंस्की की सेना को सौंप रहे हैं। टैंक से लेकर मिसाइल और अब फाइटर जेट भी यूक्रेन का रक्षक बनकर आसमान में उड़ान भरेंगे। खबर है कि पोलैंड यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन देने के लिए तैयार हो गया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री माटोस मोराविकी ने कहा है कि पोलैंड नाटो देशों के साथ पूर्ण समन्वय में यूक्रेन को अपने F-16 लड़ाकू जेट स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। यानी अब जल्द ही यूक्रेन की सेना का रक्षक बनकर अमेरिकी F-16 आसमान में परवाज भरते नजर आएंगे, जो न सिर्फ दुश्मन पर बारूद की बौछार करेंगे बल्कि रूस के हवाई हमलों को भी चुटकियों में नाकाम कर देंगे। क्योंकि F-16 की ताकत ही कुछ ऐसी है कि इसे आसमान का बाजीगर कहा जाता है। दरअसल यूक्रेन को F-16 की जरूरत इसलिए है कि पिछले 3 दिन से रूस ने बखमुत और उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई है। बखमुत इलाके में रूस ने अपने आर्टिलरी अटैक को करीब 10 गुना बढ़ा दिया है। ऐसी भीषण गोलाबारी ने यूक्रेन की सेना को पंगु बना दिया है। हालात ये है कि यूक्रेन के सैनिक अपने शेल्टर या बंकर से बाहर नहीं निकल पा रहे। रूस के आर्टिलरी पोजीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूक्रेन को F-16 की जरूरत पड़ी है, जिसे लेकर अमेरिका और बाइडेन प्रशासन ने बड़ा दांव चला है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन को अपना F-16 प्लेन नहीं देगी। दरअसल अमेरिका रूस के साथ बातचीत के विकल्प खुले रखना चाहता है। वहीं वो यूक्रेन की मदद कर उसे रूस के खिलाफ ताकतवर भी बनाता जा रहा है। तभी तो अमेरिका सीधे यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन देने से मना कर रहा है, जबकि पोलैंड यूक्रेन को अमेरिकी F-16 देने की बात कह रहा है। ये जो युद्ध रशिया यूक्रेन का चल रहा है और जब से शुरू हुआ है, वेस्ट का ग्रेजुएटेड अप्रोच रहा है और धीरे धीरे उन्होंने चीजें की हैं रशिया के अगेंस्ट। पहले उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे छोटे मोटे हथियार देने शुरू किए, फिर बड़े बड़े हथियार देने किए और उसके बाद इन्होंने अभी टैंक्स का भी डिलीवरी का ऑर्डर दे दिया है, जिसमें M1A1 अब्राहम है, चैलेंजर टैंक्स हैं और लेपर्ड 2 टैंक्स हैं जर्मनी के, जिसमें पोलैंड बहुत लीड रोल ले रहा था। पोलैंड देखा जाए तो अगर रूस कल
यूक्रेन को कब्जा कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट पोलैंड बनेगा। तो इसीलिए पोलैंड की चिंता बहुत ज्यादा है और वो चाहता है कि तुरंत ये जो अभी कुछ 2-3 महीने हैं ये बहुत क्रिटिकल हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने वाला है और अब युद्ध एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां यूक्रेन को आगे की लड़ाई के लिए अत्याधुनिक हथियार की जरूरत पड़ रही है। अमेरिका का सबसे खतरनाक टैंक अब्राम यूक्रेन की ओर से जंग के मैदान में उतरने वाला है, जिसकी हिफाजत के लिए F-16 फाइटर जेट से बढ़िया कोई योद्धा हो नहीं सकता। लिहाजा यूक्रेन को F-16 मिलने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। कोई भी जब लड़ाई होती है, खासकर जब ये टैंक्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और एयर डिफेंस, इसको कंबाइंड आर्म्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं और उसमें एक और जरूरी इश्यू आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, और वो कवर भी देता है और अटैक भी करता है। और इसीलिए आप देखें इंडियन आर्मी में भी एक कंसेप्ट चल रहा है, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड। ये कंबाइंड आर्म्स कंसेप्ट है जिसमें डेडिकेटेड फोर्सेज अवेलेबल हैं और सब कुछ अवेलेबल है, तो जिससे ग्राउंड फोर्सेस आसानी से अपनी हरकत कर सकें और उनको एयर प्रोटेक्शन मिले एयरक्राफ्ट द्वारा। तो अभी जितने टैंक्स दिए जा रहे हैं, टोटल अभी काफी कम टैंक्स हैं, मेरे ख्याल तकरीबन मेरे को लगता है 100 टैंक्स से कम ही इनको दिए जाएंगे। तो उतनी लड़ाई में, और खासकर क्लोज लड़ाई चल रही है जो बखमुद के इलाके में, तो हो सकता है कि एयरक्राफ्ट की इतना अभी रोल ना हो। अमेरिका ने अब तक 4600 F-16 फाइटर जेट का निर्माण किया है, क्योंकि अमेरिका को अपने F-16 फाइटर प्लेन पर सबसे ज्यादा भरोसा है और यही वजह है कि 25 देशों की वायुसेना में F-16 शामिल है। F-16 फाइटर जेट 4th जनरेशन का फाइटर प्लेन है जो करीब 2400 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये 4220 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। अमेरिकी F-16 एडवांस राडार और एडवांस वेपन सिस्टम से लैस है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने के लिए 6 मिसाइलें अटैच की जा सकती हैं। अमेरिकी F-16 फाइटर प्लेन खराब मौसम में भी उड़ने में सक्षम माना जाता है, जो 1 मिनट में 50,000 फीट ऊंचाई पर जाने में सक्षम है। साथ ही F-16 करीब 22 टन के हथियार के साथ उड़ान भरने की ताकत रखता है। अमेरिकी F-16 फाइटर प्लेन को हवा में पैंतरेबाजी में माहिर बनाने के लिए फ्लाई बाय वायर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से भी लैस किया गया है, जिससे यह हवा में बेहद फुर्तीला हो जाता है। ये मैंने अभी पहले भी बताया, जहां तक ये F-16 का सवाल है, इसमें कुछ तो खूबियां हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे इनका रिजल्ट पता चलता है। लेकिन अमूमन तौर पे जो मैंने अभी पहले सवाल पे भी यही बोला है कि कुछ चीजें इसकी जो हैं, खासकर अटैक, टारगेट्स को अटैक करना, डिटेक्ट करना, और रडार, ये जो पायलट के पास एक कंट्रोल स्टिक है वो राइट को है, तो उससे इजी मैन्यूवरेबिलिटी हो जाती है। और जो फ्री स्क्रीन है, बबल फ्री स्क्रीन, वो कॉकपिट की पूरी ऑल राउंड ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर है और बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन से, तो वो तुरंत अगर कोई अटैक एयरक्राफ्ट उसके नजदीक भी आ रहा है या मिसाइल आ रही है या एयरक्राफ्ट उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक भी कर रहा है, तो ये उसमें ये चीजें हैं जो F-16 एयरक्राफ्ट को थोड़ी खूबी देता है। अमेरिका का F-16 फाइटर जेट एक साथ कई तरह की भूमिकाएं निभाने में सक्षम है। F-16 फाइटर प्लेन वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक के जंग में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। वहीं MiG-29 और सुखोई 27 रूसी वायुसेना का खास फाइटर जेट माना जाता है। रूस ने MiG-29 और सुखोई 27 जैसे फाइटर जेट को खास तौर पर अमेरिकी अत्याधुनिक जेट को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या रूस के ये MiG-29 और 27 फाइटर जेट अमेरिका के F-16 फाइटिंग फाल्कन फाइटर जेट का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं? यूक्रेन के आसपास के देशों के पास बड़ी संख्या में F-16 फाइटर जेट पहले से ही मौजूद हैं। नीदरलैंड ने कहा है कि वो यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट देने के अनुरोध पर विचार करेगा।
इस बीच अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी कहा है कि अगर यूरोपीय देश यूक्रेन को F-16 दान देते हैं तो वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस, वो मुल्क जिसे सुपर पावर मुल्क का दर्जा हासिल है, वो मुल्क जिसकी ताकत के सामने बड़े बड़े देश हांफने लगते हैं, वो मुल्क जिसने कभी भी अपनी ताकत और शर्तों से समझौता नहीं किया, वो मुल्क जिसने दुनिया भर के मुल्कों को हथियार बांटे। लेकिन वही सुपर पावर मुल्क रूस यूक्रेन में वो नहीं कर पाया जो दावा पिछले साल रूस ने युद्ध की शुरुआत के साथ किया था। दावा यूक्रेन पर कब्जे का, दावा यूक्रेन को बर्बाद करने का, दावा यूक्रेन में तख्ता पलट करने का। 1 साल लगभग बीत चुका है, लेकिन रूस के दावे महज दावे ही रह गए। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के सामने और मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है, जिसके पीछे है 30 देशों की सुपर पावर या सुपर आर्मी, जो यूक्रेन की जमीन से रूस को बर्बाद करने का मेगा प्लान बना रही है। रूस यूक्रेन जंग की जब शुरुआत हुई तो ये कयास लगाया जा रहा था कि यूक्रेन जल्द ही रूस के सामने घुटने टेक देगा, ज़ेलेंस्की की सेना सरेंडर कर देगी। खुद रूस भी यही मान के चल रहा था कि यूक्रेन पर जीत हासिल करना उसके लिए चुटकियों का काम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर किसके दम पर यूक्रेन रूस से मोर्चा ले रहा है। वो कौन सी ताकत है जो ज़ेलेंस्की के जांबाजों को पावरफुल बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 30 देशों ने भारी तादाद में यूक्रेन को हथियार और जरूरी चीजें मुहैया कराई हैं, जिससे यूक्रेन को युद्ध के मैदान में भारी मदद मिल रही है। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका और नाटो संगठन के देशों से मिली मदद और हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस को कड़ी टक्कर दी है। चंद दिनों पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को बख्तरबंद गाड़ियों समेत $2 अरब की मदद की है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो यूक्रेन को अपने चैलेंजर 2 टैंक भेजेगा। वहीं जर्मनी भी लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन भेजने के लिए तैयार हो गया है। यूक्रेन की मदद करने को ब्रिटेन पूरी तरह से तैयार खड़ा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक देने पर सहमति जताई है। चैलेंजर 2 ब्रिटिश आर्मी का मेन बैटल टैंक है। वहीं जर्मनी लेपर्ड 2 टैंक दे रहा है। दरअसल लेपर्ड 2 का रखरखाव आसान है और दूसरे यूरोपीय टैंकों की तुलना में इसे चलाने में ईंधन भी कम खर्च होता है। अमेरिकी टैंक अब्राम भी यूक्रेनी आर्टिलरी की ताकत बनने वाला है। अमेरिका ने यूक्रेन को अपने अत्याधुनिक टैंक अब्राम देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल रूस अपने आर्टिलरी पावर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। रूसी हमले को कुंद करने के लिए यूक्रेन को ताकतवर टैंकों की जरूरत थी। अभी तक यूक्रेन के पास किसी प्रकार के आधुनिक टैंक नहीं थे, जिससे युद्ध के मैदान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले यूक्रेन को पोलैंड, चेक रिपब्लिक और दूसरे देशों से 200 से ज्यादा T-72 टैंक मिले हैं। युद्ध के मैदान में रूस और यूक्रेन की आर्टिलरी पावर को भी जान लीजिए, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की के जांबाज रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूरोपीय देश ने यूक्रेन को जो आर्टिलरी भेजा है, उसके सामने रूसी आर्टिलरी कहां टिकती है, ये भी जान लीजिए। अमेरिका ने यूक्रेन को जो लंबी रेंज के रॉकेट लॉन्चर दिए हैं, उनमें M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स शामिल है। यूक्रेन को रूसी सेना को पीछे हटाने में जो सफलता मिली है, उसमें इसकी अहम भूमिका मानी जा रही है। यूक्रेन को मिले हिमार्स और M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर है। वहीं रूस का BM-30 स्मर्ट 70 किलोमीटर तक टारगेट तबाह कर सकता है। युद्ध में यूक्रेन M777 होवित्जर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता करीब 40 किलोमीटर है।
वहीं यूक्रेन के खिलाफ रूस 2A-36 गासेंट बी होवित्जर इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता M777 होवित्जर के बराबर यानी करीब 40 किलोमीटर है। यूं तो पश्चिमी देश यूक्रेन को लगातार हथियार भेज रहे हैं, लेकिन युद्ध के लगातार बदलते हालात में यूक्रेन की जरूरतें भी बदल रही हैं। ये जो 1 साल का युद्ध है, सबसे नुकसान तो यूक्रेन को हुआ है, रूस को भी हुआ है, लेकिन यूक्रेन को तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों की कैजुअलिटीज, और जहां तक मिलिट्री कैजुअलिटीज हैं वो रूस की भी बहुत हुई हैं और यूक्रेन की भी हुई है। इसके अलावा उस पूरे थिएटर में जो वेस्टर्न यूरोप है, यूरोप थिएटर में एक इंटरनल टर्मोइल है, डिस्टर्बेंस है, और उससे एक और प्रभाव हुआ है कि नेटो और स्ट्रांग हो गया है और यूरोपियन देश काफी अभी एकजुट होकर सपोर्ट दे रहे हैं। यूक्रेन में सर्दियों के बाद रूस के जबरदस्त हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। खतरे की आशंका को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की घबराए हुए हैं और पश्चिमी देशों से लगातार घातक हथियारों की मांग कर रहे हैं। सेना में काम करने वाले पेशेवर विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध के मैदान में काफी विस्तृत रेंज के साजो सामान, समन्वय के मुताबिक तैनाती और अहम लॉजिस्टिक सपोर्ट की भी जरूरत होती है, तभी सफलता मिलती है। लिहाजा यूक्रेन को हाल में जो कॉम्पैक्ट व्हीकल दिए गए हैं, उनमें स्ट्राइकर शामिल हैं। हाल ही में अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसने यूक्रेन को 90 स्ट्राइकर भेजा है। स्ट्राइकर एक बख्तरबंद गाड़ी है। इन्फेंट्री की आवाजाही और मेडिकल इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल होता है। इराक और अफगानिस्तान में स्ट्राइकर का इस्तेमाल किया जा चुका है। अमेरिकी स्ट्राइकर की मैक्सिमम स्पीड 97 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा अमेरिका से यूक्रेन को और 59 ब्रेडली इन्फेंट्री लड़ाकू विमान भेजे गए हैं। इराक में अमेरिकी फौज ने इसका काफी इस्तेमाल किया है। यही नहीं, टैंकों को एक ही बार में उड़ाने वाले हजारों एनलॉ हथियार भी बड़ी तादाद में यूक्रेन को मुहैया कराए गए हैं। माना जाता है कि रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने में इसने अहम भूमिका अदा की है। तुर्की भी अपने बेरख्तार TB2 ड्रोन यूक्रेन को सप्लाई कर चुका है। माना जाता है कि TB2 ड्रोन्स ने रूसी हेलीकॉप्टर, नौसैनिक जहाज और रूसी मिसाइल सिस्टमों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये ड्रोन 25,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए तेजी से नीचे उतरते और लेजर गाइडेड मिसाइलों के जरिए रूसी ठिकानों पर हमले करते हैं। यूक्रेन के ड्रोन रूसी सैन्य अड्डों की सटीक लोकेशन को ढूंढ निकालने में काफी कामयाब रहे हैं। यूक्रेन ने किलर ड्रोन की वजह से ही रूसी सेना के कई ठिकानों को तबाह किया है। युद्ध की शुरुआत से यूक्रेन सोवियत युग के जमीन से हवा में मार करने वाले सिस्टम S-300 का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को NASAMS मिसाइलें भी दी हैं। पहली NASAMS मिसाइल नवंबर में यूक्रेन पहुंची थी। इसके अलावा ब्रिटेन ने स्टार स्ट्राइक समेत कई एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। ये शॉर्ट रेंज में नीचे उड़ान भरने वाले विमानों को भेदने में कारगर है। वहीं जर्मनी ने IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराया है, जो 20 किलोमीटर ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस और यूक्रेन की जंग महज 2 देशों तक सीमित नहीं है। इस जंग की जद में पूरी दुनिया आ चुकी है। दुनिया भर के मुल्क कई खेमों में बढ़ चुके हैं। पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब तक इस जंग में $4 ट्रिलियन यानी करीब 32 लाख करोड़ रुपए खाक हो चुके हैं। 1,90,000 से ज्यादा सैनिक इस पूरी जंग में मौत का शिकार हो चुके हैं। करीब 1.5 करोड़ यूक्रेनी नागरिक युद्ध की वजह से जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करीब 75 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन हर रोज ये जंग अपने नए ही आयाम पर पहुंच रही है। हर रोज इस जंग में और विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन में हर ओर तबाही और बर्बादी के निशान बिखरे हैं। खंडहर बन चुके हैं शहर दर शहर। आंसुओं का समंदर थमने का नाम नहीं ले रहा। जिद और जुनून एक हंसते मुस्कुराते देश का ऐसा हाल कर देगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। करीब 1 साल से रूस और यूक्रेन जंग की आग में झुलस रहे हैं। न जाने कितने आशियाने उजड़ गए, कितने सपने खाक हो गए। किसी ने अपने को खोया तो किसी के लिए ये जंग नासूर बन गया। दुनिया भर के लोग ये पूछ रहे हैं
कि आने वाले समय में क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या ये बातचीत के जरिए संभव होगा, या फिर मैदान जंग में तस्वीर साफ होगी, या फिर ये युद्ध 2024 तक भी खिंच सकता है? एक साल में सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि पूरे विश्व में तनाव की स्थिति है और रूस को और यूक्रेन को तो भारी नुकसान हुआ है। खासकर यूक्रेन को उनके तो लोग और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो गया है। इस देश को रिकवर होने में बहुत साल लगेंगे और इसको बिल्ड कौन करेगा, इसको फाइनेंसेस कौन देगा, उसका कोई जवाब ही नहीं है। जहां तक इस लड़ाई का क्या होगा, एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मैं साफ बोल रहा हूँ, कोई नहीं बता सकता है, ना पुतिन, ना ज़ेलेंस्की, ना बाइडेन, दुनिया की कोई ताकत अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती क्या होगा। हम सब अनुमान ही लगा सकते हैं। मेरे को अनुमान यह है कि दोनों देश चाहते हैं कि ये लड़ाई अब खत्म हो। इतिहास गवाह है कि सर्दियों का मौसम उन सभी के लिए अभिशाप साबित हुआ जिन्होंने यूरेशियाई घास के मैदानों, द ग्रेट स्टेपीज के पार जाकर किसी भी दूसरे देश पर हमले की कोशिश की। नेपोलियन से लेकर हिटलर और स्टालिन तक सबको स्टेपी के मैदानों की सर्दियों का सामना करते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ाते रहना पड़ा, और अब व्लादिमीर पुतिन जो मैदान जंग में आक्रमण से अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं, उसकी वजह भी ये सर्दियां ही हैं। पुतिन की योजना है सर्दियां खत्म होने का इंतजार करने और बसंत शुरू होते ही सेना को नए सिरे से आक्रमण के लिए तैयार करने की। इस युद्ध से किसी का भला होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस यूक्रेन की जंग को करीब करीब एक साल बीत चुका है, लेकिन दोनों मुल्क ना तो रुकने और ना ही झुकने का नाम ले रहे हैं, और हर रोज एक नई इबारत ही या फिर एक नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ।